Hello everyone, welcome to Easy Economics. Today's topic is Law of Diminishing Marginal Utility. The law of diminishing marginal utility has great importance in the study of economics. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप 10th 12th के एग्जामिनेशंस की बात करें, बोर्ड एग्ज़ाम्स की, या फिर BA MA और MCOM में भी ये पूछा जाता है. ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन. This law was firstly introduced by French economist named Hermann Henrik Clausen. So it is also known as Clausen's first law. ये उनके नाम से भी इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कि ये इनके नाम से भी ज़्यादा Clausen's फर्स्ट लॉ कहा जाता है. और इनके बाद इंट्रोड्यूस देखिए, पहले इंट्रोड्यूस्ड ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हरमन हेनरिक क्लॉसेन ने किया था, पर इसे मॉडिफाई करके अच्छे साइंटिफिकली सिस्टमेटिक मैनर में ज़्यादा प्रोफेसर मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है. ओके, तो कंफ्यूज मत होना. इंट्रोड्यूस किया था हरमन हेनरिक क्लॉसेन ने, पर इसे मॉडिफाई किया प्रोफेसर मार्शल ने. दिस लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स मार्जिनल यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स तो आप सब जानते ही होंगे, उनका यूज़, जो हम उनका यूज़ करते हैं किसी कमोडिटी का, किसी प्रोडक्ट का, गुड्स का. ओके, तो ये लॉ बस रिलेशनशिप शो करता है किसी यूनिट के, किसी कमोडिटी के यूनिट में और उसकी यूटिलिटी में. तो ये इसका इंट्रोडक्शन था और अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं. देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने ही इसे अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है. इसका प्रेजेंटेशन उन्होंने ही किया है मॉडिफाई करके, इसलिए इनका डेफिनेशन ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप बाकी भी पढ़ सकते हैं, पर इनका डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़. ओके, तो ये डेफिनेशन आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा और इसका एक्सप्लेनेशन ये है. We may take an example to illustrate this law. We are very hungry and we want food. We start eating bread. अगर हमें भूख लगती है तो हम ब्रेड खाना स्टार्ट करते हैं. तो ये बेसिकली यही है. देखिए, अगर हमें भूख लगेगी और हम उसमें ब्रेड खा रहे हैं, तो जो हम पहली ब्रेड खाएंगे उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगी. पहली यूनिट की यूटिलिटी हमेशा हाई होती है, मैक्सिमम होती है. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा उसकी यूटिलिटी हाईएस्ट होगी. फिर हम फर्स्ट खाने के बाद तो हमारी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, हमारी भूख कम हो जाएगी. तो जो हम सेकंड स्लाइस ऑफ ब्रेड खाएंगे उसकी यूटिलिटी हमारे लिए होगी, पर उतनी नहीं होगी जितनी फर्स्ट की थी. यही है कि जैसे जैसे हमारा एडिशनल यूनिट इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे ही हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है. ये इन्वर्स रिलेशन है इनके बीच. ठीक है. The first bread that we eat is of utmost importance to us. The utility of this bread is say 40. मान लेते हैं इसकी यूटिलिटी 40 है. Then we eat the second bread, but the utility of this bread is not as great as the first. Okay, its utility is say 30. देखिए, फर्स्ट स्लाइस में हमें 40 की यूटिलिटी मिली और सेकंड में वो डिक्रीज हो गई, 30 हो गई. जैसे ही हमारा इंक्रीज हुआ यूनिट, डिक्रीज हुआ उसकी यूटिलिटी, because our hunger has been slightly satisfied. Okay, the next bread that we eat have lesser and lesser utility. जैसे जैसे हम कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, उसका यूनिट ज़्यादा ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाएगी. The utility of third and fourth bread is say 20 and 10 respectively. Suppose after eating 5 units of bread, his hunger is satisfied. पाँचवें स्लाइस के बाद उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. अब उसको और कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी यूटिलिटी 0 पे पहुंच चुकी है. तो इसको समराइज करके ऐसे लिख सकते हैं. देखिए, एज लॉन्ग एज वी हैव इंटेंसिटी फॉर अ थिंग, देयर विल बी यूटिलिटी फॉर दैट. इट मीन्स उसका यूज़, हमें भूख लगी है तो हम ब्रेड खा रहे हैं ना. अगर हमें भूख नहीं होती, हम फिर भी ब्रेड खाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी हमें नहीं मिलती. जब तक हमें उसका यूज़ है, इंटेंसिटी है, देयर विल बी यूटिलिटी ऑफ दैट. जब तक हमें यूज़ है तभी हमें उसकी यूटिलिटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. विद द कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी, द इंटेंसिटी फॉर दैट कमोडिटी विल बी लेसर एंड लेसर. जैसे जैसे हम उसका यूटिलिटी, जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वो आके डिमिनिश हो जाएगी, वही ज़ीरो हो जाएगी. ओके,
इफ़ देयर इज़ नो इंटेंसिटी फॉर अ कमोडिटी देयर विल बी नो यूटिलिटी। अगर हमें उसका यूज़ ही नहीं है तो उसकी यूटिलिटी नहीं होगी। उस फर्स्ट हमें उसका यूज़ होना चाहिए, उसे कंज्यूम करने के लिए एक पर्पज़ होना चाहिए। ओके, हम बिना भूख के ब्रेड नहीं खा सकते हैं। जैसे कि हम अभी स्कूल में आके पेन से लिखते हैं हायर एजुकेशन में, पर वही पेंसिल की यूटिलिटी हमारे लिए कम हो गई। जैसे हम डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल यूज़ करेंगे या फिर ग्राफ बनाने के लिए, पर वो जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं वो पूरा पेंसिल से लिखते हैं, तो उनके लिए पेंसिल की यूटिलिटी ज़्यादा है, हमारे लिए पेन की यूटिलिटी ज़्यादा है। ओके, in spite of no intensity if we keep on consuming a thing there will be negative utility। अगर हमें भूख नहीं है फिर भी हम ब्रेड खा रहे हैं तो उसका नेगेटिव यूटिलिटी होगा। ठीक है, तो इसे हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। यूनिट्स ऑफ ब्रेड रिसीव्ड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ स्लाइस ऑफ ब्रेड दी गई 1 2 3 4 5 7 और यहाँ यूटिलिटी दी हुई है। फर्स्ट स्लाइस में हमें 10 यूटिलिटी मिल रही है, सेकंड में 8, वो डिक्रीज़ हो रहा है, थर्ड में 6, 4 में 4, 5 में 2, 6 आते आते वो 0 मार्जिनल यूटिलिटी हो चुका है और हमारी भूख ख़त्म हो चुकी है। फिर भी हम 7th यूनिट अगर कंज्यूम करते हैं तो उसका नेगेटिव यूटिलिटी होगा हमें। और ये टोटल यूटिलिटी है 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28 एंड सो ऑन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और अब हम इसका एजम्पशंस पढ़ते हैं। प्रोफेसर मार्शल हैज़ यूज्ड द फ्रेज इफ अदर थिंग्स आर स्टेबल इन हिज डेफिनेशन। दिस फ्रेज हैज़ रेस्ट्रिक्टेड दिस लॉ। Thus this law has certain assumptions. These assumptions are as under। प्रोफेसर मार्शल ने अपने डेफिनेशन में ये फ्रेज यूज़ किया है, ये सेंटेंस यूज़ किया है। इफ़ अदर थिंग्स आर स्टेबल मीन्स कांस्टेंट, वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसके कुछ एजम्पशंस आ जाते हैं जो इस लॉ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सिमिलर, वो सेम होना चाहिए। अगर हम ब्रेड ही खा रहे हैं, ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ब्रेड खा रहे हैं, फर्स्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड जला हुआ है तो हमें उसकी यूटिलिटी 10 नहीं मिलेगी। हमें सेकंड स्लाइस ऑफ ब्रेड जो कि अच्छा है उसकी यूटिलिटी 10 मिलेगी, फर्स्ट की नहीं मिलेगी। इसीलिए सबको सेम होना चाहिए, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटेटिव वाइज भी। ओके, each successive unit of the commodity must be similar in quality and quantity। In the above example, if the first bread is burnt, the second is good, it will give him more satisfaction। Okay, second is consumption should be continuous, वो बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए, ब्रेक नहीं है लेना है। अगर हम फर्स्ट स्लाइस खा रहे हैं ब्रेड का और आधे घंटे बाद हम सेकंड स्लाइस खा रहे हैं तो फर्स्ट भी हमें 10 ही सेटिस्फैक्शन देगा, यूटिलिटी देगा, और सेकंड भी हमें उतनी ही यूटिलिटी देगा। इस लॉ में ये एजम्पशन है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, बीच में इंटरवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। The law will operate if the consumption of the article is continuous। There should not be interval in the consumption of different unit। In the above example, the man should eat 6 breads in one sitting। Okay, third one is mental outlook of the consumer should be same। The law will apply if the mental outlook of the consumer is same। Suppose the man takes some wine in between, the utility of bread will increase। In case law will not applicable। तो इसमें भी यही कहा रहा है, अगर वो ब्रेड खा रहा है उसके साथ वो वाइन कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है वो ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम करे, कम कंज्यूम करे, उसकी यूटिलिटी उसके लिए ज़्यादा हो, कम हो, इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो, दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके। इसलिए इसमें मेंटल आउटलुक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो सेम होनी चाहिए। अगर वो बैठा है ब्रेड खाने तो उसकी ब्रेड की यूटिलिटी काउंट करने के लिए ज़रूरी है कि ब्रेड ही कंज्यूम कर रहा हो। ओके, and the next one is the interest and nature of the consumer and fashion should be same। उसका इंटरेस्ट, नेचर, फैशन, टेस्ट सब कुछ सेम होना चाहिए कंज्यूमर का। इफ़ द पीरियड ऑफ कंजप्शन इज़ लॉन्ग द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, नेचर एंड फैशन मस्ट नॉट चेंज। अगर ये कंजम्पशन का पीरियड लॉन्ग हो जा रहा है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए उसके टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में। सपोज अ मैन हैज़ नैरो ट्राउजर्स बट इज़
but it is not in fashion, so its utility is not for him at present. But as soon as these trousers came into fashion, its utility will immediately increase for him. अगर उसके पास कोई नैरो ट्राउज़र है और उसका फैशन अभी नहीं चल रहा है और वो फैशन ही फॉलो कर रहा है, तो उसका ट्राउज़र वो अभी यूज़ नहीं करेगा, उसके लिए वो ज़ीरो यूटिलिटी है, वो अभी उसके यूज़ की नहीं है। पर एज सुन एज जब वो फैशन वापस आ जाता है नैरो ट्राउज़र का, तो उसकी यूटिलिटी उस कंज्यूमर के लिए इमीडिएटली इंक्रीज हो जाएगी. Okay, and the next one is the consumer's income should be same. उसकी इनकम सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द पीरियड. अगर उसकी इनकम मान लीजिए इंक्रीज़ हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है, तो उसका टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा. वो ब्रेड की जगह कुछ और कंज्यूम करेगा अपने भूख के लिए. तो उसकी यूटिलिटी से अगर हम एक ही सिटिंग में ये लॉ कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. हमने फर्स्ट पॉइंट भी यही पढ़ा है कि क्वालिटी और क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. तो हम डायरेक्टली फूड आइटम तो चेंज नहीं कर सकते, और उसके इनकम में इंक्रीज़ होने के लिए नेचुरल है कि उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी. इसलिए इनकम शुड बी सेम. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजप्शन देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैपमैन, एज सुन एज द इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज ही चेंजेस इनटू अनदर मैन. ये तो नेचुरल है. अगर उसकी इंक्रीज़ हो जा रही है इनकम, तो वो उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस ज़रूर से चेंज हो जाएगी, और ऐसे में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. सिक्स्थ वन इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड बी सेम. प्राइस भी सेम होनी चाहिए कमोडिटी की, वो ना डिक्रीज होनी चाहिए ना इंक्रीज होनी चाहिए इस लॉ के ड्यूरिंग. ओके, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सेटिस्फैक्शन शुड रिमेन द सेम. बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा. इफ अ कमोडिटी बिकम्स चीप, इट्स डिमांड विल इंक्रीज, ही विल परचेज मोर. अगर उस कमोडिटी की प्राइस कम हो जा रही है मार्केट में, तो मार्केट में उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और वो ज़्यादा परचेज करेगा. ओके, तो बस यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आई होप आपको इस वीडियो में ये ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.